Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 2 of our June 2nd week weekly current affairs series for CLAT 2025 entrance examination। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून से लेकर 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, लीगल करंट अफेयर्स के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में, और ये सारी ही चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से ली हैं। और इसके साथ साथ हम वर्ड ऑफ द वीक के बारे में भी बात करेंगे। हमने क्विज स्टार्ट की है अपने इंस्टाग्राम चैनल पे @knowledge shower पे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके वो क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके क्लैट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13th, 14th, 15th एंड 16th जून के करंट अफेयर्स के बारे में जो हमने द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। सो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू लोकसभा सेशन। जैसा कि हम जानते हैं अभी चुनाव हुए हैं और अब नई लोकसभा शुरू होने वाली है। सो ये जो लोकसभा सेशन है दिस इज 18th लोकसभा सेशन और हमारा फर्स्ट लोकसभा सेशन हुआ था 17 अप्रैल 1952 आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और पहला जनरल इलेक्शन हमारा 1951-52 में हुआ था और पहला लोकसभा सेशन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। और फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगर हम लोकसभा सेशन की बात करते हैं तो इस बार के जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो किरण रिजिजू हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 550 मेंबर्स की है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ 543 है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट ये 543 हैं और 7 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व करके रखी हैं। लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जिससे पता लगता है कि लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी और इट डिसॉल्व्स आफ्टर एवरी 5 ईयर, या फिर जब कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर दे और नई गवर्नमेंट ना बन पाए तो उस केस में भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो इट इज़ चेयर्ड बाय स्पीकर और लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। सो जब भी न्यू लोकसभा फॉर्म होती है तो न्यू लोकसभा का जो पहला सेशन होता है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है जब तक कि एक परमानेंट स्पीकर ना अपॉइंट कर दिया जाए। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ India. Our next article is related to India's rank in nitrous oxide emission. Nitrous oxide N2O ये एक ग्रीन हाउस गैस है दैट हीट अप द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट अप करती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का और इसके ऊपर केवल चाइना ही है सबसे ज़्यादा 16% एमिट करता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वरीसम। जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ट्राईफ्लोराइड, ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज तो एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है विच इज क्योटो प्रोटोकॉल। एंड क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेज जिसे साइन किया गया था 1997 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2005। Our next article is related to the appointment of National Security Advisor and the Principal Secretary. So अभी हम जैसे कि जानते हैं कि थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना शुरू कर रहे हैं और इस थर्ड टर्म में इन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये सेम रखे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी सेम रखे हैं। सो अजीत डोवाल ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोबारा बनाए गए हैं और पी.के. मिश्रा इन्हें दोबारा से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। Our next article is related to Euro Cup 2024. Euro 2024 ये ऑर्गेनाइज किया जाता है UEFA द्वारा, दैट इज यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और इस बार का जो यूरो 2024 हो रहा है ये जर्मनी में हो रहा है। जब हम बात करते हैं इस कप की तो इट वाज फाउंडेड इन 1958 और ये यूरोप की टीम इसमें खेलती हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टीम 25 होती हैं जो फाइनली खेलती हैं इसमें। जब हम बात करते हैं करंट चैंपियन की तो अभी इटली जीता था सेकेंड टाइम एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जर्मनी एंड स्पेन जो 3 बार ये टाइटल जीत चुकी हैं। जब हम फीफा की बात करते हैं तो फीफा का हेडक्वार्टर लॉसेंस स्विट्जरलैंड में है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। Our next article is related to a very important summit which is a G7 summit. जब हम G7 समिट की बात करते हैं तो इस बार का G7 समिट इटली में हुआ था और इसमें वर्ल्ड के 7 इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस हैं, कनाडा, यूएस, जर्मनी, इटली,
यूके, फ्रांस एंड जापान। एशिया को केवल जापान रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ G7 में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन भी इसे ज्वाइन करते हैं। इस बार की G7 समिट इसलिए भी खास थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस G7 समिट में बुलाया गया था। G7 समिट की जब हम बात करते हैं तो इस समिट में रशिया भी पहले G7 का पार्ट था, बट 2014 में रशिया को हटा दिया गया था। इसकी पहली मीटिंग 1975 में हुई थी चैटर डी रैम्बुलेट में, विच इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पेरिस। और इस साल के G7 समिट की थीम थी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जब हम इस G7 की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल, जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रीमियर हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं जॉर्जिया मेलोनी, यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा एंड ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर भी हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल ये पार्लियामेंट हाउस में ही है और पार्लियामेंट के अंदर ही इसे बनाया गया है। इसमें जो स्टैच्यूज हैं महात्मा गांधी की, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो पहले पुराने सदन में थी, उसको लाकर प्रेरणा स्थल में लगाया जाएगा। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप की जब हम बात करते हैं तो इस साल वुमेन कैटेगरी में दिव्या देशमुख जीती हैं जो भारत से ही हैं, और वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप इस साल गांधीनगर में हुई है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इस चैंपियनशिप की बात करता हूं तो इसे 1951 में स्टार्ट किया गया था फॉर अंडर 20 एज चेस प्लेयर्स के लिए, और इसे एनुअली कराया जाता है। 1982 में इस चैंपियनशिप में गर्ल्स को जोड़ा गया था, उससे पहले गर्ल्स के लिए ये चैंपियनशिप नहीं थी। और अगर मैं बात करता हूँ इस चैंपियनशिप के विनर्स की, तो देखिए भारत की तरफ से विश्वनाथन आनंद 1987 में से जीते थे, और उसके बाद पेंटला हरिकृष्णा ये 2004 में जीते थे, और अभिजीत गुप्ता ये 2008 में जीते थे। ये तो बात हो गई मेल की, और केवल 4 वुमेन ही जीती हैं इसको गर्ल्स कैटेगरी में। सबसे पहले कॉन्ड्रू हम्पी 2001 में, हरिका ये 2008 में, और उसके बाद सौम्या स्वामीनाथन 2009 में जीती थी, और अभी रिसेंटली 2024 में जीती हैं दिव्या देशमुख। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला आर्टिकल हमारा कावली प्राइज से रिलेटेड है। कावली प्राइज जिसे नोबेल के तर्ज पे ही माना जाता है, नोबेल जैसा प्राइज ही माना जाता है, और ये प्राइज स्टैब्लिश किया था 1958 में, विच इज स्टैब्लिश्ड बाय कवली फाउंडेशन। ये अवार्ड दिया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस एंड नैनो साइंस की फील्ड में, और ये स्टैब्लिश किया गया था फ्रेड कावली द्वारा, जो एक नॉर्वेजियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो ये अवार्ड दिया जाता है कावली फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा, और इस साल का जो प्राइज हेल्ड हुआ था ये ऑस्लो कॉन्सर्ट हॉल में हेल्ड हुआ था। अब इसके विनर्स की जब हम बात करते हैं 2024 के विनर्स की, तो एस्ट्रोफिजिक्स में देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइज 8 दिए गए हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में डेविड एंड सारा सीगल को दिया गया है। नैनो साइंस में ये अवार्ड रॉबर्ट लैंगर, आर्मंड पॉल एंड चार्न मिर्किन को दिया गया है। वहीं न्यूरो साइंस में ये अवार्ड नैन्सी विंद्रिच एंड डॉरिस को दिया गया है। आवर नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के अभी नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जिनका नाम है पीटर पेलिग्रिनी, और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फिको। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे स्पोर्ट्स वेटरन से रिलेटेड, जो आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो रिसेंटली हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हरपाल सिंह, इनकी डेथ हो चुकी है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हरपाल सिंह हु वाज अ जर्नलिस्ट हु रिसेंटली पास अवे वाज रिलेटेड टू, सो ही वाज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। Now next news article is very important because it is related to यूक्रेन पीस समिट, और यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई थी। जब हम इस समिट की बात करते हैं, इसे स्विस समिट भी कहते हैं, जिसके लिए स्विस गवर्नमेंट ने 160 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा था। रशिया को उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजा था। वहीं चाइना और चाइना के साथ अनदर 68 कंट्रीज ने इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया, और केवल 100 डेलीगेशंस ही आए थे, जिसमें से 92
स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, दैट इज कंट्रीज थी, और 8 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और 8 डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। सो 92 कंट्रीज प्लस 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये समिट होती है बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में, विच इज इन स्विट्जरलैंड। इस समिट के एंड में एक डिक्लेरेशन, दैट इज जॉइंट डिक्लेरेशन लेके आया जाता है, और इस जॉइंट डिक्लेरेशन को भी सभी लोग साइन नहीं करते, केवल 80 कंट्रीज साइन करती हैं और 12 कंट्रीज साइन नहीं करती, जिसमें से इंडिया भी था। सो ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरब वो कंट्रीज हैं जो इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं करते हैं। जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। सो जेनेवा के अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इन सबके हेडक्वार्टर हैं। इसके साथ साथ अगर मैं अदर हेडक्वार्टर्स की बात करूं जो स्विट्जरलैंड में, वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो बर्न में है, और फीफा का हेडक्वार्टर लॉसेंस, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। अब उसके बाद वर्ड ऑफ द वीक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोटेनोमेंसी। बोटेनोमेंसी जिसका रूट वर्ड बॉटनी है, इसका मतलब होता है सम ट्राई टू गेट एन इनसाइट इनटू द फ्यूचर बाय अनकन्वेंशनल मेथड। अनकन्वेंशनल मेथड का यूज करते हुए आप फ्यूचर को जानने की कोशिश करें। अब इस केस में क्या होता है कि 2 पत्तियां ली जाती हैं या कुछ लीव्स लिए जाते हैं, उन लीव्स पे कुछ लिख दिया जाता है, उसको फिर खुले में छोड़ दिया जाता है। जो पत्तियां उड़ जाती हैं हवा से, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो बची हुई होती हैं उनको पढ़ा जाता है, और उस हिसाब से फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बोटेनोमेंसी। अगला है इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड का मतलब होता है एग्जॉर्टेशन टू टोटल कमिटमेंट टू एन अंडरटेकिंग, कि कोई भी आपने काम अगर लिया है तो उसके प्रति टोटली कमिट रहें, दैट इज डू इट वेल एंड नॉट हाफ हार्टेडली। दैट इज आप कोई भी काम अगर ले रहे हैं अपने जिम में तो उसको फुल हार्टेडली करें। नेक्स्ट वर्ड इज गार्नर। गार्नर का मतलब होता है एक्वायर और डिजर्व बाय वंस एफर्ट और एक्शन, और या फिर असेंबल और गेट टुगेदर। इसका सिनोनिम है विन, अर्न, गैदर, पुल टुगेदर या कलेक्ट। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe. Thank you so much.